Hello student, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 2. The name of this chapter is structure of atom. Now in the starting I want to say you कि lot of the part of this chapter is deducted. Atomic number and mass number we are going to start now. Atomic number is showing capital letter of Z. Number of protons present in the nucleus is equal to number of the electrons in the neutral atoms. Electrons and the protons together in a nucleus were called the nucleons. इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन्स होते हैं बेटे वी नो वेरी वेल कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं, इसीलिए द पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है. मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, ये तो मैंने आपको बताई है कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव आयंस के इक्वल में ही होते हैं, बराबर में ही होते हैं. केवल जो वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होती हैं वो हमें डिफरेंट देखने को मिलती है. नाउ द नेक्स्ट इज आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स. ये जो टॉपिक्स हैं एटॉमिक मास, मास नंबर, ये सब हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 के अंदर ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं. यहाँ पर हमें इनकी थोड़ी सी ब्रीफ स्टडी करनी है. तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द आइसोबार्स एंड द आइसोटॉप्स. आइसोबार्स आर elements having the same mass number but different atomic number. ऐसे आइसोबार्स वो एलिमेंट्स हैं जिनका कि जो मास नंबर होता है वो सेम होता है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है. Whereas isotopes are elements having same atomic number but a different mass number. और आइसोटॉप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन उनके जो मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स. जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 3 आइसोटॉप्स होते हैं. दे आर प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड द ट्राइटियम. Chemical properties of atoms are controlled by the number of the protons in the nucleus. Therefore, they show similar chemical properties and the similar chemical behavior. Now, what you understand by the wave nature of light? तो 10th क्लास के जो चैप्टर नंबर 10 था जिसके अंदर हमने लाइट की स्टडी किया था, तो थोड़ा सा आप उस टॉपिक को गो थ्रू कर लें एक बार. तो आज हम यहाँ देख रहे हैं द वेव नेचर ऑफ लाइट. वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन अ वेव. सी इन द स्लाइड, यहाँ पर ये जो लाइट का रेज आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो पीक है उन 2 पीक्स के बीच के अंदर जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या कहा है, वेवलेंथ कहा है, और इसे हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करा है. यदि इसी तरीके से क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 9 है उसके अंदर हमने साउंड की स्टडी किया था. साउंड में हमें इस तरीके से ग्राफ जो है वहाँ पे देखने को मिले थे. तो यहाँ पर देखिए ये जो रेज है, जिस तरीके से सेकंड वाला जो ग्राफ है उसके अंदर जब हमने इसे शो किया है तो पी के और जो मिड लाइन है जहाँ पे हमने इस रेस को रिप्रेजेंट करा है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या कहा है, एम्पलीट्यूड कहा है. लो फ्रीक्वेंसी, लो वेवलेंथ एंड स्मॉल एम्पलीट्यूड. तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो एम्पलीट्यूड है वो अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो जो वेवलेंथ होगी वो लंबी होगी, लॉन्ग वेवलेंथ मिलेगा हमें. इसी तरीके से यदि फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो जो वेवलेंथ है वो हमें कैसा मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा. नाउ द नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड इज द साइज ऑफ द हाइट ऑफ अ वेव. फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल v इज द नंबर ऑफ द साइकिल्स ऑफ द वेव पासिंग अ गिवन पॉइंट्स पर सेकेंड, यूजुअली एक्सप्रेस इन Hz, जिसको कि हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. What do you understand by the electromagnetic radiations? चलिए स्टडी करते हैं इसकी. In 1900, Max Planck studied black body radiations are realized that to explain the energy spectrum, he had to assume that energy is quantized and the light has particle
कैरेक्टर। तो हमने क्या देखा कि 1900 के अंदर जो मैक्स प्लैंक थे उन्होंने बताया ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में, और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो एनर्जी स्पेक्ट्रम जो होते हैं, स्पेक्ट्रम जो है वो एनर्जी स्पेक्ट्रम के अंदर उन्होंने बताया कि एनर्जी जो होती है वो क्वांटिटाइज्ड होती है एंड लाइट हैज़ पार्टिकल्स कैरेक्टर, और लाइट के अंदर पार्टिकल के समान ही कैरेक्टर्स होते हैं। तो इससे हमें क्या मिला, प्लैंक इक्वेशन मिली, एंड व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द प्लैंक इक्वेशन इज अ E इज इक्वल टू एच वी और E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। V जो होता है वो C अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है, उसकी जो वैल्यू होती है V की वो V इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा होती है। H क्या है यहाँ पे, H यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10 टू पावर कितना है -34 जूल पर सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट इज द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर ऑफ लाइट में अब आगे हम लोग देख रहे हैं द फोर्थ वेरिएबल ऑफ अ लाइट इज वेलोसिटी। जब हमने वेरिएबल 3 वेरिएबल के यहाँ पे स्टडी किया है, कौन कौन सा है, एच सी अपॉन लैम्डा वाले तो वेरिएबल्स हो गए इसके। अब इसके अलावा ये कह रहा है कि जो फोर्थ वेरिएबल है वो क्या होगा, वेलोसिटी होता है। ऑल लाइट हैज़ अ सेम स्पीड इन अ वैक्यूम। यदि वैक्यूम हो, व्हाट्स यू अंडरस्टैंड बाय द वैक्यूम, वैक्यूम वो प्लेस, वो जगह, मतलब इसे हम क्रिएट करते हैं तो वो जहाँ पर एयर जो है बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। और यदि वैक्यूम के अंदर हम कोई लाइट पास करते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो सेम ही होती है। यहाँ पर C की जो वैल्यू है वो आपको दिया गया है 2.9979245 इंटू 10 टू पावर 8। Now, the product of the frequency and wavelength is the speed of light. C is equal to lambda multiplied by the V. Frequency is inversely proportional to wavelength. ये तो हमें फॉर्मूले को देख के ही समझ में आ रहा है। अब आगे हम देखते हैं पर्टिकुलर नेचर ऑफ लाइट के टॉपिक के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट striking a metal surface generates a photoelectrons। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि जब लाइट किसी मेटल की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जनरेट्स होते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। द लाइट एनर्जी इज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन्स इन द मैटर। With sufficient energy, electrons break free of the matter. Electrons given more energy move faster, have higher kinetic energy when they leave the metal। जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो स्पीड है, उन जो काइनेटिक एनर्जी है वो उस समय बहुत ज़्यादा होती है। Now, photoelectric effect is used in a photocathodes। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कहाँ पर काम में लिया जाता है बेटे, फोटो कैथोड्स के अंदर काम में लिया जाता है। लाइट स्ट्राइक्स द कैथोड एट फ्रीक्वेंसी V। इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड इफ V exceeds their होल्ड्स वैल्यूज एंड V0। तो उसकी जो वैल्यूज है वो कितनी बताई है, V0 बताया है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड एट द एनोड। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर कलेक्टेड किए जाते हैं, एनोड पर कलेक्ट किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज करंट फ्लो इज यूज टू मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी। जो करंट है वो किस लिए काम में लिया जाता है, मॉनिटर टू लाइट इंटेंसिटी के लिए। अब ये जो टॉपिक है द पर्टिकुलर नेचर ऑफ लाइट, यही हमारा भी कंटिन्यू हो रहा है। इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, the photoelectric effect is not explained using a wave descriptions but explained by modeling light as a particle। Wave particle duality is depending on the situation। Light is best described as a wave or a particle। जो लाइट जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह ही बिहेव करती है। लाइट इज द बेस्ट described as a particle when light is impacting energy to another object and the particles of the light are called the photons। जो particles of light जो हैं उसे हमने क्या नाम दिया है, photons नाम दिया है। neither wave nor particles provides an accurate descriptions of all the properties of light। use the model that best describe the properties being examined। now the next is the energy of a photons is represented by the capital E is a proportional to the frequency of, and frequency को हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, V से।
एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जो एनर्जी ऑफ फोटोन्स जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, लैम्डा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जो स्मॉल h जो है उसे हमने क्या नाम दिया है, प्लैंक कांस्टेंट का नाम दिया है, एंड द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इज 6.626 इज अ मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकेंड, एंड E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। नाउ इसके बाद में नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी। देन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी होल्डिंग एन इलेक्ट्रॉन्स टू अ मैटर। कोई भी मेटल जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए, बांधे रखने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटे, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। देयर होल्ड्स frequency is represented by the V0 and the minimum frequency of a light needed to emit an electron. For frequencies below the threshold frequency no electrons are emitted. यदि जो frequency जो है वो कम होगी तो क्या होगा, जो electrons हैं वो emitted नहीं होंगे, वो energy को absorb नहीं करेंगे। For frequencies above the their whole फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा एनर्जी इज इम्पैक्ट टू द इलेक्ट्रॉन्स एज अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जब फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी दी जा रही है, देन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो यदि हम यहाँ पर देखें कि ई एनर्जी ऑफ फोटोन्स का अगर हम लोग देखें, देन बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है जब उसका जो टोटल है वो एनर्जी ऑफ फोटोन्स के बराबर होता है। द एक्सप्लेन्स द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से ये जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर ऑफ लाइट को समझने के लिए वही 10th क्लास का हमने लाइट वाला जो चैप्टर है उसको आप एक बार जरूर गो थ्रू करें, और 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है उसको भी आप एक बार जरूर देखें। द वेव नेचर ऑफ लाइट जो है उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। तो हमने जो टॉपिक्स हैं उनकी बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया था, रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन। व्हेन द लाइट इज पासिंग थ्रू किसी भी जो पॉइंट है, जब उससे लाइट आ रही है उसके अंदर जो मीडियम जो है अगर वो चेंज होता है तो वहाँ पर कौन सा इफेक्ट होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। ठीक है, जो रिफ्रैक्शन है वो क्या होता है कि जब लाइट किसी भी सोर्स से आ रही है और जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो वो क्या होती है, बैंड हो जाती है, और यही जो इफेक्ट है इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। So refraction is the bending of a light when it passes from one medium to another of different density. Speed of light changes. Light bends at an angle depending on its wavelength and the light spectrals into its component colors. ठीक है, तो ये एक वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड होती है। वो वी नो वेरी वेल कि एक जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती है। और यदि हम ये हमने कहाँ देखा था, प्रिज्म के थ्रू। जब प्रिज्म में से कोई भी लाइट जो है जब वो पास होती है तो एक वाइट लाइट जो है इस स्प्लिट इनटू 7 कलर्स के अंदर वो डिवाइड हो जाती है, जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। सो यही वेव नेचर ऑफ लाइट के अंदर हमें बताया गया है, एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज द बोर मॉडल। द बोर एटम्स मॉडल जो है इसकी हम लोग स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।